हाय गाइस, वेलकम टू द सीरीज। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो आ चुकी हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम आरबीआई और एसबीआई और अदर भी, जैसे एफसीआई की। तो इन सब में एक बड़ा पोर्शन जो है वो एक स्टैटिक जो है वो कवर करता है। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि स्टैटिक पोर्शन हम कवर करने वाले हैं, वेदर वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो या इकोनॉमिक्स का हो। आपने क्या करना है, सिर्फ इस लेक्चर्स को सुनना है और आपको ये मिलेगा कि आपके जो स्टैटिक पोर्शन है वो ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया है। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। आफ्टर मॉडर्न हिस्ट्री वी विल गो थ्रू द विथ मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एज वेल, एंड बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे भी हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इन लेक्चर्स को सुनना है और आप पाएंगे कि आपका मोस्ट ऑफ द स्टैटिक वाला पार्ट जो है वो कवर अप हो रहा है। ठीक है, आई मेक श्योर कि इस लेक्चर के बाद स्टैटिक में तो कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू डू व्हाट कि सिर्फ हेडफोन्स लगा के आप सिर्फ क्लियरली इसे सुने, यू फाइंड आउट कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है कवर हो गया है। तो इस लेक्चर में हम हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। हिस्ट्री को जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री यानी हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, कैसे वैदिक एज में हम लोग गए, किस तरीके से हमारा सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो करता है। मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें सुल्तान वाला पीरियड आ जाएगा, मुगल्स कैसे आए थे भारत में, कैसे सुल्तान ने राज किया था। और वहीं बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की। हम स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दैट वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करता है रिलेटेड टू एग्जाम्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जो होती है वो होती है 1857 से। 1857 यानी सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह। सिपाही म्यूटिनी एक ऐसा आंदोलन उस समय हुआ था 1857 में, जिसने कहीं ना कहीं ये चीज़ कर दी थी कि अब इंडिया जो है वो गुलाम नहीं रहना चाहता। राइट, तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो काफ़ी सारे कॉजेज़ भी थे सिपाही म्यूटिनी के उस टाइम। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के कारण सिपाही म्यूटिनी जो है उस टाइम अकर हुआ था इन द ईयर 1857। इसमें से अगर पहले कॉज की बात करें तो मेन कॉज जो था वो था पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज। अगर हम पॉलिटिकल कॉज की बात करें तो पॉलिटिकल कॉजेस में काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे आउटरेज ऑफ वॉर। ठीक है, ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन्होंने एक अलग अलग पॉलिसी लाई और उन्होंने चाहा कि कैसे ना कैसे हम इंडिया पे राज करें, इंडिया पे कब्जा कर लें। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज थी, जैसे कि आउटरेज ऑफ वॉर। आउटरेज ऑफ वॉर से मेरा मतलब क्या है, वॉर कर कर वो हमारी जगह छीन लेते थे। अब उस टाइम हम इतने कैपेबल नहीं थे क्योंकि सेना उनकी, राज उनका, सब उनका था, तो हम लोग इतना कैपेबल नहीं थे कि हम उनसे जीत पाए। तो उनके काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिसके कारण उन्होंने हम पे राज किया। पहला जिसमें से आउटरेज ऑफ वॉर हो गई। काफ़ी सारी वॉर्स उन्होंने करी, जैसे वॉर ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। काफ़ी सारी वॉर्स के थ्रू भी उन्होंने हम एनेक्स किया हमारा एरिया। दूसरा, उनकी काफ़ी पॉलिसीज़ थी, जैसे सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। ठीक है, अगर तुम्हारा वारिस नहीं है तो तुम्हारा जो राज है वो उनके अंडर चला जाएगा। एनेक्सेशन उन्होंने किया था अवध में। ठीक है, मिसरूल का टैग लगा देते थे कि जो तुम्हारे नवाब है, जो तुम्हारे लीडर हैं, वो अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जगह चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक डिसरिस्पेक्ट उन्होंने बहादुर शाह जफर के लिए करी थी, लॉर्ड कैनिंग ने। उसके अलावा नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी काफ़ी कुछ गलत किया। सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की मदद से उन्होंने हमारा जो एरिया है उसे कैप्चर करना शुरू करा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड कॉज की बात करें तो काफ़ी सोशो रिलीजियस कॉजेज भी थे, जैसे वो हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिए थे। काफ़ी हद तक बहुत कुछ सही भी हुआ, जैसे चाइल्ड मैरिज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, विडो रीमैरिज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, सती प्रथा उन्होंने बंद करी। बट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो लोग थे उन्हें वो डिसरिस्पेक्ट फील होता था उसके कारण, इसलिए ये भी एक कॉज रहा। ठीक है, जैसे सती सिस्टम जो है वो विलियम बेंटिक ने उस बैन लगाया था इन द ईयर 1829। काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हमारे यहाँ पर भी, काफ़ी सोशल रिफॉर्मर्स थे जो चाहते थे ये चीज़ें बंद हो, बट नॉट इन दैट वे जैसे अंग्रेजों ने करी थी। इकोनॉमिक कॉज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट करते थे हमें। ठीक है, जैसे कॉटन का ग्रोथ हमसे करवा रहे हैं, इंडिगो प्लांटेशन हमारी ज़मीन पे कर रहे हैं, तो हमारा ज़मीन जो है वो बंजर हो रहा है। फोर्स प्लांटेशन हो रहा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। दूसरा, हम पे थोपे जाते थे कि हमें ब्रिटिशर्स का सामान खरीदना है हाई रेट में। ठीक है, हमारा सामान जो वो चीप रेट में एक्सपोर्ट हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ जो है वो काफ़ी हद तक बंद हो गई थी, ये सारे काम हो रहे थे। मिलिट्री कॉजेज़ की अगर हम बात करें
तो क्या होता था कि हाई पोस्ट हाई सैलरी जो है वो ब्रिटिशर्स को मिलेगी, लो पोस्ट लो सैलरी। और इंडियंस की बात करें तो सूबेदार से बड़ा कोई पोस्ट वो देते ही नहीं थे इंडियंस को, ये एक चीज होती थी। इंडियन सोल्जर्स के साथ में इल ट्रीटमेंट होता था, ये सारे कॉजेस थे। अब इंस्पाइट ऑफ ये सारे कॉजेस, द मेन कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द कार्टरेज वाला जो इशू था। उन्होंने क्या करा था, बीफ कार्टरेज, एक कारतूस होती थी जिसे मुंह से खोलना पड़ता था, वो बीफ की बनी हुई थी, ठीक है। और उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इन द उनके जो भी सामान होता था उसमें कार्ट्रिज वो इंस्टॉल कर दिया जो कि बीफ के बना हुआ था। तो इससे क्या हुआ था, बहुत भयंकर विद्रोह हो गया था। द रीजन इज दैट कि हमारा धर्म धर्म भ्रष्ट हो रहा था, दैट वाज द रीजन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो डॉक्टराइन ऑफ लैप्स के तहत उन्होंने झांसी, जबलपुर, नागपुर, सतारा, संबलपुर इस तरीके के राज्य हड़पे थे, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने करी थी। जयपुर की बात करें तो वो 1849 में हड़प लिया था, 1853 में उन्होंने झांसी, नागपुर 1853, सतारा 1848 एंड 1850 में उन्होंने संबलपुर भी जो है वो अपने अंडर कैप्चर कर लिया था। अब अगर हम बात करें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, अलग 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 जगह से अलग अलग लोगों के द्वारा। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ से किसने स्टार्ट किया था, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। बारकपुर से जो है वो मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहिब ने, बरेली से खान बहादुर खान ने, बिहार से कुंवर सिंह ने, उड़ीसा से उज्जल साई ने, उसके बाद कल्पी से तात्या टोपे ने, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने। अब कई सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स भी थे जहाँ पे मेन स्टार्ट हुआ था ये रिवॉल्ट, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो थे वो था मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, ठीक है। अब 1857 का जो रिवॉल्ट है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अगर वो सक्सेसफुल होता तो हम आज़ाद 1857 में ही हो चुके होते। उसका रीज़न ये था कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो इमोशनल वे में जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सबने अपने अपने हिसाब से लड़ना स्टार्ट कर दिया, अपने अपने लेवल पे सब लड़ रहे थे, यूनिटी हम लोगों में नहीं था उस टाइम, ठीक है। कॉमन सेंस भी नहीं था, एक प्रॉपर की यूनिटी बना के प्रॉपर प्लान वॉर की जाए, वो हम लोगों ने नहीं करी थी। प्लानिंग नहीं थी, ऑर्गेनाइज नहीं था, प्रॉपर लीडरशिप उसमें नहीं थी, ठीक है। रिसोर्सेज भी नहीं थे, हथियार भी उन्हीं के थे, उन्हीं की सेना में हम भर्ती होकर उन्हीं से लड़ रहे थे, ठीक है। मूवमेंट भी, और सबसे मेन बात कि जो मूवमेंट जिस डेट पे फिक्स किया गया था उससे अबाउट 10-15 दिन पहले ही वो स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पार्ट, जैसे इंडिया का ईस्टर्न पार्ट हो गया, सदर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया, उसने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कुछ रीजन जो थे वो पार्टिसिपेट कर लिए थे, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, अब फिर भी काफी कुछ होता है उस रिवॉल्ट में। और एक बात तो तय होती है कि इंडिया अब गुलाम नहीं रहना चाहता, ठीक है। तो इसके अगर रिजल्ट की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो इंडिया पे कम्प्लीटली बंद हो गया उसके बाद से, ठीक है। सीधा का सीधा जो सारा चार्ज था वो ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन के अंडर चला गया। अब इंडिया को जो है वो क्वीन रूल करेंगी, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में बैठाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। 1 नवंबर 1958 इलाहाबाद में ट्रांसफर ऑफ गवर्नेंस होता है, ठीक है। और लॉर्ड केनिंग जो है वो भारत के फर्स्ट वॉइसरॉय बनते हैं। हे गाइस, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ मॉडर्न इंडिया सीरीज। तो इस सीरीज में हम एडवेंट्स, कितने लोग भारत पे आए, कब कब उन्होंने राज किया, ये सारा पूरा एक सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो लोग आए थे वो आए थे पोर्तुगीज, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, वास्को डिगामा कैलिकट में आए थे ऑन 17 मई 1498 में, ठीक है। एट द टाइम कैलिकट वॉज रूल्ड बाय किंग जमोरिन। जमोरिन उस टाइम जो है वो कैलिकट में राज करते थे, ठीक है। पहला गवर्नर जो इंडिया में आया था पोर्तुगीज का वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, जिसने ब्लू वाटर का पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो वो थे अल्फांसो अल्फांसो अल्बंगी, ठीक है। और थर्ड की अगर हम बात करें तो वो था नीनो दा, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, कैपिटल गोवा को बना दिया था, ठीक है। आफ्टर पोर्तुगीज ने क्या करा था, लेटर एस्टेब्लिश द सेटलमेंट एट दमन, चौल, बॉम्बे, हुगली, ठीक है। पोर्तुगीज की अगर हम बात करें तो कोचिन और गोवा 1510 से 1530 तक उन्होंने कोचिन को कैपिटल रखा, और उसके बाद 1530 से 1961 तक उन्होंने क्या करा था, गोवा को कैपिटल रखा था। पोर्तुगीज ऐसे हैं कि जो सबसे पहले भारत आए थे वो सबसे बाद में भारत छोड़ने वाले भी पोर्तुगीज ही थे, ठीक है। इंडिया में अगर हम इंटरवेंशन की बात करें तो पहले पीडीएफ, आप याद रखें पीडीएफ, तो पहले आए थे पोर्तुगीज, दस डच आए थे, उसके बाद फ्रेंच आए थे,
ठीक है। डच, उसके बाद आते हैं डच, और पोर्टुगीज और डच के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ठीक है। डच की अगर हम बात करें तो वो 1602 में आते हैं ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है। उन्होंने फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में पहली फैक्ट्री डाली थी। पुलिकट वॉज द सेंटर उनका। देन नागापट्टनम और बैटल ऑफ बदेरा भी 1759 में उन्हीं के समय होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो 1600 में आई थी। ठीक है। सूरत में आई थी, सूरत में उन्होंने अपनी पहली कंपनी लगाई थी 1608 से। आए सबके सब ये जो थे वो व्यापार के मकसद से थे, कर राज गए। ठीक है। 1608 में 87 से बॉम्बे में 1687 में लगाई, ईस्ट कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट में, फिर मसूलीपट्टनम, फिर मद्रास बंगाल, एंड 1700 अप टू कलकत्ता। उसके बाद आते हैं डेनिश। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है 1616 में सेरमपुर बंगाल में उन्होंने अपनी पहली कंपनी लगाई डच ने। ठीक है। उसके बाद द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज established in 1616. They established सेटलमेंट इन ट्रैंकोबार तमिलनाडु इन 1860-20 और सीरमपुर में 1676 में। दे वर डिफीटेड बाय इंग्लिश एट द बैटल ऑफ बदेरा इन 1759। इनको फिर इंग्लिश ने क्या करा था, हरा दिया था इन द ईयर 1759। उसके बाद अगर इंग्लिश के इंटरवेंशन की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में आती है। इंपीरियल फरमान अलाउड टू कंपनी सेटअप और परमानेंट फैक्ट्री एट द सूरत। वो ये बोलते हैं कि हमें तो सिर्फ फैक्ट्री लगाने दो, बाकी की बात तो फिर हम जानते हैं क्या क्या हुआ। In AD 1600, the company was built in first factory at the मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री लगता है। The British establishment first printing press at कलकत्ता in 1778। और इसके बाद आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में पहली कंपनी अपनी वो लगाते हैं सूरत पौंडीचेरी में। उसके बाद 1847 में ब्रिटिशर्स जो थे को सारी चीजें बेच के फ्रेंच जो है वो चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन द ईयर 1609 कैप्टन विलियम हॉकिन जो है वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। और ये सबसे बड़ा ब्लंडर था कि उसे आने दिया, उससे बात करी। अगर वो नहीं आता उस टाइम ही अगर मना कर देते तो कभी भारत गुलाम नहीं होता। ठीक है। जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें सूरत में एक फैक्ट्री लगानी है 1630 में। सर थॉमस रॉय भी आते हैं 1640 में। और इन 1690 जॉब चाणक एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सुतानाती एंड द जमींदारी of these three villages of Suktanaki, Kalikata, Govindpur was acquired by the Britishers in 1698. These villages later grew in the city of Calicut. ठीक है। The English Company of Merchants 1698, the United Company of Merchant of Trading to East India बन जाती है। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो है वो धीरे धीरे व्यापार से लेकर राज्य करने तक पूरा ग्रोथ होता है और फिर इंडिया गुलाम हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू द सीरीज थर्ड ऑफ मॉडर्न इंडिया स्टैटिक पार्ट सीरीज। तो क्या हुआ था कि जब इंडिया आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए, काफ़ी सारी मूवमेंट्स भी हुई, जिससे क्या हो कि इंडिया में यूनिटी आए, एक साथ इंडिया मिलकर लड़ सके अपने हक के लिए। तो काफ़ी सारे समाज, काफ़ी सारी मूवमेंट्स, काफ़ी सारे रिफॉर्म जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन द्वारा स्टार्ट किए गए। इसमें से पहला मूवमेंट जो था वो था ब्रह्मो समाज। ठीक है। ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई जिसे बाद में अलमिया सभा के नाम से जाना गया। इसके फाउंडर जो फाउंडेड कलकत्ता में वो फाउंड की गई लेटर इन अर्ली 18th और 19th सेंचुरी में ब्रह्मो समाज। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने इसे स्टार्ट किया था। ठीक है। फाउंडर दीननाथ टैगोर, लेटर फाउंडेड बाय आदि ब्रह्मो समाज के नाम से। केशव चंद्र सेन, लेटर एसोसिएटेड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। सदुरन ब्रह्मो समाज, इसका क्या पर्पस था? मोनोइथेइज्म, एक ही भगवान की पूजा करो, मेडिटेशन करो, सुपरस्टिशन करो, सुपरस्टिशंस को जो है वो खत्म करना था, ये सारी चीजें थी। उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट होता है इन द ईयर 1826 से 1831। ठीक है। हेड हेनरी लुइस वीवान डुर्जी। ठीक है। राशि कृष्ण मलिक, ताराचंद, चक्रवर्ती कृष्ण मोहन बनर्जी अपोज द वाइसेस इन सोसाइटी। जितने भी वाइसेस थे, जो जितने भी सुपरस्टिशंस थे, उसको हटाओ, सच में बिलीव करो। फिर धर्म सभा की स्थापना होती है 1830 में राधाकांत दास द्वारा। फिर नामदारी और कूका मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है। भाई बालक सिंह एंड बाबा राम के द्वारा। ठीक है। उसके बाद तक तिग्यानी मूवमेंट फाउंडेड इन ढाका इन द 1839। स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी स्टार्ट होता है 1848 में। आफ्टर दैट काफ़ी सारी मूवमेंट होती हैं। जैसे ब्रह्म समाज की बात करें तो उसको राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था।
उसका ये था कि प्रोपोगेट करो मोनोथेइज्म को, अपोज करो सेक्रीफाइसेस आइडोलेट्री, सुपरस्टिशंस को हटाओ, सती प्रथा को हटाओ। उसके बाद प्रार्थना समाज होती है जो कि आत्माराम पांडुरंग उसको स्टार्ट करते हैं। ये भी वही मोनोएथिज्म, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स, अबॉलिशन ऑफ कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। आर्य समाज का स्थापना होता है जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। वो एक स्लोगन देते हैं, गो बैक टू द वेदास, वेदास पे जाओ दोबारा, वो दोबारा पढ़ो, डी अनाउंस द राइट्स। ठीक है, आइडोलेटरी ब्राह्मण, सुप्रीमेसी उनका एक था। डेकन एजुकेशन सोसाइटी, एम.जी. रनाडे, जी.सी. अगरकर, वी.के. चिपलुनकर, to contribute the education and culture in Western India, establish a college in पुणे में कॉलेज स्टेब्लिश करते हैं। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। रिवाइव हिंदुइज्म, अगेंस्ट कास्ट रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट था। सुपरस्टिशंस, हिंदुइज्म में जो सुपरस्टिशंस थे, ठीक है, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें थी उसको हटाने के लिए। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण होता है मैडम एच.पी. के द्वारा। ठीक है, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद, फिलोसफी ऑफ वेदांत, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल्स। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्टार्ट होता है। फेमिनाइन रिलीफ, इम्प्रूव ट्राइबल कंडीशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, ट्राइबल्स की जो कंडीशन थी उसके सुधार के लिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती हैं उस समय। ठीक है, जब हमारा साथ में सुपर मिटनी भी चल रहा है, हम आज़ादी के लिए भी चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स भी हम लोग कर रहे हैं। किसके लिए? आज़ादी चाहिए, स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए। हाय गाइस, इन द सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीशन, आज है लेक्चर 3 और आज हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का कौन कौन रिवॉल्ट्स हुए, कौन कौन से इवेंट्स हुए, लाइन से इनको कवर अप करने वाले हैं। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम का स्ट्रगल जो है वो 1857 से स्टार्ट होता है। 1857 में जब मंगल पांडे जो है वो अटैक करते हैं वन ऑफ सीनियर पे, बैरकपुर पे, और वहां से ही हमारा जो सपाई म्यूटिनी, सपाई विद्रोह जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसका सबसे पहला जो मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट होता है दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1905 में होता है। ठीक है, इसको अनाउंस करने वाले होते हैं लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर को। ठीक है, एक रॉयल प्रोक्लेमेशन वो करते हैं और वो बोलते हैं कि बंगाल जो है वो साइज में बड़ा है। ठीक है, इसके कारण उस पर रूल ईजी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, बंगाल को रीसाइज करते हैं, उसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और वो डिवाइड करके क्या बताते हैं कि हम ईस्ट बंगाल एंड असम और आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ बंगाल इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये एक चीज़ वो करते हैं। उसके बाद 1905 में हमारा स्वदेशी मूवमेंट होता है। इसमें हम क्या करेंगे, पूरा एक सीरीज समझते हैं और फिर एक एक करके हम पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या इवेंट हुए, स्वदेशी मूवमेंट में क्या इवेंट हुआ, कलकत्ता सेशन में क्या इवेंट हुआ, इसको हम लेटर में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले 1905 में हमारा होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस तरीके से एक टेबल फॉर्म में हम रखेंगे तो हमें याद करने में ईजी हो जाएगा। सबसे पहले 1905 में हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद होता है स्वदेशी मूवमेंट। आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट देयर वाज अ कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन देयर वाज अ मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग के गठन के बाद में सूरत स्प्लिट होता है। एक्चुअली इट वाज नॉट सूरत स्प्लिट, सूरत में आईएनसी का स्प्लिट होता है, इसलिए दैट वाज वी कॉल्ड एज इट अ सूरत स्प्लिट। आफ्टर सूरत स्प्लिट दैट वाज द मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स। मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स देयर वाज अ होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट के बाद में लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के बाद में 1919 में रॉलेट एक्ट होता है, वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 2022 तक। उसके बाद होता है खिलाफत मूवमेंट इन 1920 से 22, सेम सेम लेवल पे। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है। साइमन कमीशन भारत आता है। नेहरू रिपोर्ट होती है जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना होते हैं 1929 में। लाहौर सेशन, ठीक है, पूर्ण स्वराज का जहाँ पे मांग किया था 1929 में। उसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह होता है जिसे डांडी मार्च या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के नाम से भी कहते हैं। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसके बीच में 1931 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में। आफ्टर दैट लेटर ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स डेजिग्नेशन हुआ 1939 में। क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में। आईएनए का, इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन होता है 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट आता है 1942 में। सीआर प्लान आता है 1944 में। वोवेल प्लान आता है 1947 में। सिमला कॉन्फ्रेंस आता है 1945 में। कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में। माउंटेन बेटन प्लान आता है 1947 में। और फाइनली इंडिया एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आता है 1947 में। अब आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1957 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है और बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 1905। और जो सबसे मेन जो इवेंट अगर होता है स्ट्रगल के इंसिडेंट्स में, तो वो होता है 1905 में बंगाल का पार्टीशन। ब्रिटिशर्स का ये कहना था, अलग अलग रीजंस थे। मेन रीजन अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स की एक नीति थी कि डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। ठीक है, तो बंगाल एक मेन सेंटर था जहाँ पे
जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो इन द ईयर 1905 में लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि बंगाल को रूल करना इतना ईजी नहीं हो रहा है, काफ़ी लार्ज साइज में है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज इंडिया का मैप। ठीक है, दिस वॉज ये वाला पार्ट जो वो आज का बांग्लादेश है, एंड दिस वॉज पाकिस्तान। दिस वॉज ठीक है, तो उस टाइम क्या करा था उन्होंने, वेस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान को डिवाइड किया था, डिवीजन ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल। ठीक है, आज की डेट में जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और ये वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, तो उस टाइम क्या करा था 1905 में, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को ब्रिटिशर्स ने डिवाइड कर दिया दो डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, उसका रीज़न उन्होंने बताया कि इजी टू रूल एरिया ज़्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमें जो है वो मैनेजमेंट में इशू आ रहे हैं। बट द एक्चुअल रीज़न क्या था कि डिवाइड करो, रूल करो। यहाँ पे क्या करा था उन्होंने, उनका ये था कि हिंदू मुस्लिम को अगर हम डिवाइड कर देंगे, इनका यूनिटी खत्म हो जाएगा, तो हम इन पे रूल करना जो है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने डिवाइड किया, और उन्होंने कलकत्ता को जो है उस टाइम कैपिटल बना दिया था। उन्होंने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। आफ्टर द डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल को भी उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। और डिवीजन ऑफ बंगाल के बाद में एक मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट होता है जिसे स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना गया, जो बेसिकली था कि अमार सोरा और बंगाल, बंगाल को रोकने के लिए था, इन बंगाल के पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए था। इसके जो लीडर थे वो गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था कि हम जो है वो बॉयकॉट करेंगे फॉरेन के रूल्स को, उनके गुड्स को, उनके सामान को। ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट था ये बंगाल के लिए। ठीक है, लाल बाल पाल, अरविंद घोष जो थे, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम। ठीक है, और हमने क्या करा था, फॉरेन गुड्स में आग लगा दी, बॉयकॉट करना उसको स्टार्ट करा। हम अगर रेजिग्नेशन देना स्टार्ट कर दिया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे वो रेजिग्नेशन स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब इसका जो बेनिफिट हमें हुआ था वो ये हुआ था कि काफ़ी सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का सेटअप उस टाइम हुआ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का सेटअप उस टाइम हुआ, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो थी, जो कि इंडियंस की थी, उनका जो है वो स्टार्टिंग उस टाइम में स्टार्ट हुई। एजुकेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, अवेयरनेस आया कि नहीं, हमें लड़ना है, हमें जीतना है, ये हम पे कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद आफ्टर 1905 हमारा स्वदेशी मूवमेंट हो गया, बंगाल का पार्टीशन का हम लोग अपोज कर रहे हैं। मीनवाइल इन 1906 एक कलकत्ता सेशन होता है जिसके प्रेसिडेंट जो है वो दादा भाई नरोजी रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम स्वराज की मांग करते हैं कि हमें एक सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और मीनवाइल उसी टाइम पे मुस्लिम लीग का भी गठन होता है। ठीक है, 1906 में अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोशिन उल खान की लीडरशिप में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कम्युनल कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो बंगाल के पार्टीशन को सपोज कर रही थी, सपोज विच सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अपोज द स्वदेशी मूवमेंट एंड डिमांडेड स्पेशल सेफगार्ड टू कम्युनिटी एंड सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम्स। बेसिकली मुस्लिम लीग क्या थी, इसमें तीन लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, तीन इसके फाउंडर थे, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह एंड नवाब मुशिन उल मुल्क। इनका ये डिमांड था, दो डिमांड इन लोगों की थी कि एक इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए, सेकंड रिजर्वेशन चाहिए मुस्लिम्स के लिए। बेसिकली दे वांट कि मुस्लिम ही लीड करे और मुस्लिम को वोट देने वाले भी वोटर्स मुस्लिम ही हो, इस तरीके का इनका एक डिमांड था। इसका जो फर्स्ट सेशन है वो ढाका में होता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो आगा खान रहते हैं। मीनवाइल आफ्टर दैट मुस्लिम लीग के गठन के बाद 1907 में ये सूरत स्प्लिट होता है। बेसिकली इट इज नॉट अ स्प्लिट ऑफ सूरत, इसमें क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी जो उस टाइम का लार्जेस्ट पार्टी था, उसका डिवीजन होता है दो ग्रुप्स में, दैट वाज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। मॉडरेट्स नॉन वायलेंस प्रवृत्ति के थे, वो चाहते थे हमें स्वराज मिले, वहीं जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थोड़े से वायलेंस प्रवृत्ति के थे, एंड दे वांट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, रीजन क्या था, सूरत जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स थे। ठीक है, अगर लीडर्स की बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट में हमारे आ जाते हैं लाल बाल पाल और अरविंद घोष। वहीं अगर मॉडरेट्स की बात करें तो उसमें राज बिहारी घोष, दादा भाई नरोजी जी की, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, ये सारे आते हैं। मॉडरेट्स का ये था कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रूल सेटअप्स के साथ में हम जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर ले लेते हैं और इंडिया आज़ाद हो जाएगा। वहीं एक्सट्रीमिस्ट वांट्स की पीटो, लड़ो और इंडिया जो है वो ले लो। ठीक है, मीनवाइल हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बनती है 28 दिसंबर को, जिसके फाउंडर जो है वो ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। पहला सेशन जो है वो बॉम्बे में होता है अंडर द डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो उमेश उमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। फर्स्ट सेशन 1885 में होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसरॉय थे। ठीक है, अब अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1843 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ऑफ बंगाल बनता है और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है। 1870 में सार्वजनिक सभा
बनता है 1883 में। इंडियन एसोसिएशन मर्ज्ड हो जाती है इन 1886 में, मतलब ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन दोनों मिलकर 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाती हैं। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस पहला जो है वो 1883 में होता है, इनका पहला कॉन्फ्रेंस, और 1885 में दूसरा कॉन्फ्रेंस होता है। जब दूसरा कॉन्फ्रेंस होता है तो गवर्नर ऑफ इंडिया उस टाइम लॉर्ड डफरिन होते हैं। ठीक है, अगर उसको एक बड़ी चीज़ भी कहा जाती है कि उसको डफर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होने दिया, जो कि बाद में लार्जेस्ट पार्टी बनी। आज की जो आईएनसी है वो काफ़ी डिफरेंट है उस टाइम के आईएनसी से, जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। ठीक है, आईएनसी की बात करें तो जो नाम था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, 70 पीपल्स ने उसे स्टार्ट किया था और फिर एक वो लार्जेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट रूलिंग पार्टी और सबसे ज़्यादा शासन करने वाली पार्टी बनती है। ठीक है, उस पे एक लाला लाजपत सर की एक थ्योरी भी आई थी। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया पंजाबी करके, कि एक कुकर प्रेशर टाइप है, वो प्रेशर में पार्टी बना है और ये पार्टी जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएगा। पहला कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1885 में इसका पहला कॉन्फ्रेंस होता है बॉम्बे में, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। मात्र 72 मेंबर्स थे और आफ्टर वो द लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई। लीडर की बात करें तो विमस चंद्र बनर्जी थे। 2 टाइम इन्होंने प्रेसिडेंसी करी, 1885, 1892 इलाहाबाद में। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट पारसी लीडर, अलग से नॉन हिंदू लीडर। बरुद्दीन त्यागी तैयबी मद्रास से थे, वो भी लीडर बने। पहला इंग्लिश जो था वो तो जॉर्ज यूल बने थे। एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट फीमेल जिन्हें आईएनसी की जो लीडर बनी एक समय पे। ठीक है, फेजेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 फेज में चला बेसिकली, 1885 से 1905, जो कि मॉडरेट्स का फेज था, अर्ली फेज था, अर्ली समय की बात हो रही थी उस टाइम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से दादा भाई नौरोजी, ये सारे एम एल नेहरू, ये जो है वो पावर ऑफ ट्रांसफर चाहते थे। 1905 में से एक्सट्रीमिस्ट फेज का बोला जाता है 1920 तक। इसमें लाल बाल पाल थे लीडर। ठीक है, कंप्लीट स्वराज चाहिए था, पूर्ण स्वराज की मांग उसमें करते थे। 1920 से 1947 और फिर आज का आईएनसी तो बात अलग ही हो गई। ठीक है, उसमें 1920 से 1947 महात्मा गांधी जो है लीडर है और उसमें कहा गया कि संपूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। द सूरत स्प्लिट देयर वाज अ 1909 का समय जहाँ पे मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म होता है। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स की तो पॉलिसी ये थी कि डिवाइड एंड रूल करना है, तो ऑब्वियसली वो एक ऐसा काम करेंगे जिसमें वो किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करेंगे दूसरे की बात ना मानते हुए, तो ताकि क्या हो कि एक डिवाइड आ जाए, मतलब विचारों में परिवर्तन हो, तो जिसके कारण एकता नहीं हो, एकता रहेगी तो हम जीत जाएंगे। बिकॉज वो उन्होंने 1857 में वो चीज़ देख ली थी कि इफ़ देयर वाज अ यूनिटी, इंडिया उस टाइम ही आज़ाद हो जाता। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो 1909 में होता है। उस टाइम मौर्य जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, वहीं मिंटो जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। और इसमें क्या होता है मौर्य मिंटो रिफॉर्म से, मुस्लिम जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट और वाली जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं आईएनसी जो है थोड़ा सा इसके विरोध में रहता है। आफ्टर दैट होम रूल लीग होता है 1916 में, इसके फाउंडर बाल गंगाधर तिलक थे। और उसमें क्या होता है, होम रूल लीग में एनी बेसेंट जो है रहती हैं। और इसमें क्या होता है, वापस से मुस्लिम लीग और आईएनसी एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है आईएनसी भी जो है वो मुस्लिम लीग की जो बात है वो मानने को तैयार हो जाता है लखनऊ पैक्ट में 1969। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 1916 में एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स वापस से एक हो जाते हैं। साथ ही साथ आईएनसी भी जो है वो मुस्लिम्स की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। आफ्टर दैट 1919 में रोलेक्ट एक्ट होता है। रोलेक्ट एक्ट का मतलब क्या होता है, बिना दलील बिना वकील बिना किसी एविडेंस के इंडियंस को जो है वो अंग्रेज जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अरेस्ट विदाउट एनी एविडेंस। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल सफुद्दीन किच्चू, इनको अरेस्ट भी किया गया था उस टाइम। और इसी कारण 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर जो है वो, जहाँ बैसाखी का फेस्टिवल हम लोग मना रहे थे जालियांवाला बाग में, वहाँ पे एक ओपन फायर का इंसिडेंट ऑर्डर जो है वो दे देते हैं। और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि कोई भी उनके ब्रिटिशर्स के माइंड में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो नहीं है इंडिया के लिए। ठीक है, इंडियंस के लिए। ठीक है, तो रोलेट एक्ट के समय ये चीज़ होती है। रोलेट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड अगेंस्ट दिस, और इसके अगेंस्ट में किसके, जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था उसके अगेंस्ट में रोलेट एक्ट जो है वो स्टार्ट होता है। कंट्री वाइड में बहुत ह्यूज लेवल पे स्टार्ट होता है गांधी जी के द्वारा।